जय श्री कृष्ण, ऐसी राधे टू ऑल। आज मैं आप सभी के साथ फिर से उपस्थित हूँ एक नया टॉपिक लेकर। टॉपिक जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से है। और ये मैं आपको पहले बता देती हूँ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो बेसिकली एक व्यक्ति ऑफ़र देता है, दूसरा उसको एक्सेप्ट करता है, फिर उसके बाद बनता है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट के साथ फिर क्या होता है, प्लस लीगल एनफोर्सबिलिटी होती है, फिर वो बाद में जाके कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, ये तो मैंने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो अब बेसिकली देखिए कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कर सकते हैं, मैंने पिछली वीडियोस में बताया, मैं फिर से बता देती हूँ। जो 18 से ऊपर हैं, दैट मीन्स जो मेजर हैं, और पर्सन ऑफ साउंड माइंड, मतलब जिनका जो दिमाग है वो अपना सही स्तर पर है और वो रैशनल डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, और तीसरा है कि जो व्यक्ति जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया है। अब लॉ, काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं इनको लॉ पर्टिकुलरली बोल देता है कि ये व्यक्ति जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि अब आप सोच रहे हैं ऐसे कैसे, देखिए जो ये इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, दिवालिया रूप से जिनका हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ उन व्यक्तियों की लिस्ट जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एप्लीकेबल नहीं है हमारे भारत में। ओके, चलो पढ़ते हैं। तो पहला है एलियन एनिमी। क्या है एलियन एनिमी? तो एन एग्रीमेंट विद एन एलियन एनिमी इज वर्ड। तो बोल रहे हैं कि जो एलियन एनिमी के साथ, एलियन एनिमी पहली बात होता कौन है? एलियन एनिमी वो लोग होते हैं जो कि हमारी कंट्री से वॉर के टाइम चल रहा है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मोस्टली हमारा वॉर किसके साथ रहता है? पाकिस्तान के साथ तो हमारा नॉर्मल चलते ही रहता है। तो वहाँ के जो लोग, जब हमारे देश की लड़ाई हो रही है, हमारे भारत देश की पाकिस्तान से जब लड़ाई हो रही है, तो वहाँ के जो लोग हैं वो हमारे लिए एलियन एनिमी बन जाते हैं। ठीक है, बड़ा ही ईजी सा कॉन्सेप्ट है कि जो भी देश हमारे देश से लड़ रहा है, वो उस देश में रहने वाले जो लोग हैं वो क्या बन गए? हमारे लिए एलियन एनिमीज बन गए। ओके, बट अग्रीमेंट विद एन एलियन फ्रेंड इज़ परफेक्टली वैलिड एंड एनफोर्सबल। आप कह रहे हैं कि जो एग्रीमेंट किसके साथ हो रहा है? देखिए मैंने आपको बताया कि एलियन एनिमी के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बट एलियन फ्रेंड के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट हो ही सकता है। अब आप कह रहे हैं एलियन फ्रेंड कौन होता है? अब वही जो एनिमी था वही फ्रेंड बन गया, मतलब जिससे पहले हमारी लड़ाई हो रही थी, अब अभी उससे हमारी दोस्ती चल रही है। अब जब दोस्ती चल रही है तो हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और वो पर्टिकुलरली एनफोर्सेबल है। ठीक है, वो पूरी तरीके से एनफोर्सेबल है, वैलिड है। ओके, when the government of an alien is at war with the government of India, the alien is called alien enemy। देखिए इसमें वही बात बताई है जो मैंने आपको बताया कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफ एन एलियन, इसमें क्या बोला मैंने आपको बताया ना कि जो भी देश हमसे लड़ रहा है तो वहाँ पे उसको इंग्लिश में बोला गया है गवर्नमेंट ऑफ एन एलियन। ओके, तो वो हमारे देश से जब लड़ रहा है तो हमारे लिए वो कौन हो गया? हमारे लिए वो हो गया एलियन एनिमी। और हमारा देश कहता है, हमारे देश का ये लॉ कहता है कि हम ऐसे व्यक्ति से, हम ऐसे देश से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो लीगल एनफोर्सेबल नहीं है। चलो अब पढ़ते हैं दूसरा। Who cannot enter into contract with any Indian citizen without the permission of government of India is the same is against the public policy। कह रहे हैं कि वो जो हमारे जो इंडियन सिटीजन है, मतलब हम जो देशवासी हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ जो कि एलियन एनिमी है। अगर करेंगे तो हमें अपने भारत सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। भारत सरकार ने परमिशन दी तो आप आगे बढ़िए, नहीं तो आप वहीं ठहर जाइए, है ना। आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और देखिए कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू विद एन एलियन बिफोर वॉर इज पुट इनटू सस्पेंशन ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ वॉर। इसमें बोलें, देखिए कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए अभी तो हमारे पाकिस्तान से बढ़िया संबंध चल रहे हैं, बीच में ही क्या हुआ कि आतंकवादियों ने हमला कर दिया, तो फिर क्या हुआ, बीच में ही युद्ध छिड़ गया, है ना। जब युद्ध छिड़ गया तो उस टाइम पे जो हमारे जो जैसे नहीं अब जैसे पहले बना लिया, मानो आज तारीख है 5 फरवरी को, तो हमारे जो संबंध थे पाकिस्तान से बहुत अच्छे थे, अच्छी मित्रता थी। पीएम मोदी जी जा रहे थे पाकिस्तान और वहाँ पर बढ़िया से मिल रहे थे, और क्या हुआ 10 फरवरी को युद्ध छिड़ गया। अब पीएम मोदी जी जो वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट करके आए पाकिस्तान में, तो क्या अब 10 तारीख को युद्ध छिड़ गया, तो क्या अब वो 10 के बाद भी चालू रहेगा? नहीं। अगर 10 से 15 के बीच में, मानो जो युद्ध चला वो 10 से 15 के बीच में चल रहा है,
तो 10 to 15 की जो टाइमलाइन है उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट करके आया हमारे पीएम, वो क्या होगा, वो सस्पेंड हो जाएगा, है ना। उस टाइम पे 10 to 15 में नहीं चलेगा। 15 के बाद फिर चाहे हमारे जो पीएम मोदी जी हैं वो उसको फिर से स्टार्ट करा सकते हैं कि हाँ भाई स्टार्ट हो जाना चाहिए, ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रहना चाहिए। लेकिन वो पीएम मोदी जी पे डिपेंड करता है, ना कि किस पे डिपेंड करता है, पीएम मोदी जी पे और हमारी कंट्री पर और पाकिस्तान की भी सरकार पर कि उनको कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करना है या नहीं। ओके, चलो अब दूसरा पढ़ते हैं, फॉरेन सोवरेन एंड एम्बेसडर्स। अब क्या है फॉरेन सोवरेन एंड एम्बेसडर्स, आप जानते होंगे जो ये हमारे जो देश के जो राजदूत होते हैं, इंग्लिश में इनको बोलते हैं सोवरेन एंड एम्बेसडर्स और हिंदी में बोलते हैं राजदूत। अब राजदूत कौन है, अब राजदूत वो व्यक्ति हैं जो कि हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतिनिधित्व हिंदी में मुझे पर्टिकुलरली नहीं आ रहा, बट वो प्रेजेंट करते हैं हमारी कंट्री को बाहर जाके। जैसे कि अभी शायद हमारे यहाँ के जो राजदूत हैं, फॉरेन एम्बेसडर हैं, हमारी कंट्री के जो एम्बेसडर हैं वो शायद SS श्री रविशंकर हैं, SS नहीं, तो रविशंकर नाम है उनका, जहाँ तक मुझे पता है रविशंकर जी नाम है उनका, और वो हमारी कंट्री को प्रेजेंट करते हैं। देखिए मैं कन्फर्म नहीं हूँ, बट यहाँ तक मुझे याद है, और वो हमारी कंट्री को हर एक बाहर जाके कंट्रीज़ में प्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही अमेरिका के भी जो फॉरेन एम्बेसडर्स होते हैं और भी कंट्रीज़ के फॉरेन एम्बेसडर्स हैं, तो वो हमारी कंट्री में आते हैं। आपने देखा होगा दिल्ली में एक पूरी की पूरी एम्बेसडर्स की एम्बेसी बनी हुई है, जहाँ पर सब कंट्रीज़ के हैं, दुबई के, अमेरिका के और इंग्लैंड के, सबके एम्बेसडर्स रहते हैं। और जब भी कोई युद्ध होता है ना, तो वहाँ अगर एम्बेसी में जाके आप छुप जाते हो तो आप छुप जाते हो, आप बच जाते हो। आपको पता ही ये चीज़ सीक्रेटली बता रही हूँ, अपनी मूवी देखी जो एयरलिफ्ट में ऐसा दिखाया गया था। चलिए अब देखते हैं क्या होता है इन फॉरेन सोवरेन एम्बेसडर। क्यों भाई ये क्यों नहीं कर सकते? फॉरेन सोवरेन एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंजॉय सर्टेन प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ इन एवरी कंट्री। वही बताया कि जो फॉरेन के जो सोवरन्स होते हैं, जो एम्बेसडर्स होते हैं, ये इनके पास कुछ प्रिविलेजेस होते हैं। देखिए कहते हैं ना, जो दामाद जी होते हैं उनके पास तो एक ना एक दामाद जी को कैसे ट्रीट किया जाता है, बढ़िया से कि दामाद जी आए हैं, उनकी सेवा करो, इनको हाथों में सब कुछ होता है ना। ऐसे ही जो फॉरेन सोवरेंस और एम्बेसडर्स हैं वो हमारे लिए कौन है, वो हमारे दामाद जी तो हुए, है ना। तो उनको तो भाई सर्टेन प्रिविलेजेस, उनको कुछ ना कुछ तो प्रिविलेज मिलना ही है ना। उनको कुछ ना कुछ तो आवभगत तो उनकी होनी ही है हमारी भाषा में, हमारे देश की भाषा में। They cannot enter into contract except through their agents residing in India. They can sue the Indian citizen, but an Indian citizen cannot sue them. कह रहे हैं कि ये जो फॉरेन सोवरेंस जो हमारे बाहर से आ रहे हैं, ये क्या कर सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट तो कर सकते हैं, बट इनका एजेंट होना चाहिए जो कि रिजाइड करना कहाँ चाहिए, इंडिया में। देखो भाई सही भी है। अब हमारा जो देशवासी है वो हमारे देश की सभ्यता जानेगा ना, जो देश में रह ही नहीं रहा वो जैसे हमारे देश की सभ्यता जानेगा। जो देश में है ही नहीं तो उसे जैसे पता होगा कि हमारे देश में क्या होता है क्या नहीं होता है। जो बाहर से आ रहा व्यक्ति हो तो बाहर से ट्रीट करेगा ना। तो क्योंकि हमारे जो देश में हमारे जो देश का इंसान है वही अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा। इसीलिए कहा गया है कि आप हमारे देश में कॉन्ट्रैक्ट तो कर सकते हैं, बट प्लीज़ हमारा देशवासी ही आपका एजेंट होना चाहिए, नहीं तो भैया नहीं, है ना। क्योंकि आप तो वैसे ही बाहर से आए हैं, आपके पास तो वैसे भी इतनी सारी प्रिविलेजेस हैं। आपके साथ कुछ गलत हो तो पता चले हम और युद्ध करते फिरें या फिर हम और गलत करते फिरें। तो ऐसा नहीं होगा। जब हमारा देशवासी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हमें भी सेटिस्फेक्शन रहेगा और आपको भी सेटिस्फेक्शन रहेगा, ठीक है। अच्छा एक बात और है कि दे कैन सू द इंडियन सिटीजन, ये सू कर सकते हैं इंडियन सिटीजन को भी, बट इंडियन सिटीजन कैन नॉट सू देम। दैट मीन्स हम जो देश के जो नागरिक हैं वो इन्हें सू नहीं कर सकते। अब सू करने का मतलब क्या है, सू करने का मतलब है केस करना, ओके। कि हम उन्हें केस नहीं कर सकते, वो हमारे ऊपर केस कर सकते हैं। दामाद जी हैं, है ना, वो सॉन्ग चला आजकल, दामाद जी अन्ना में पधारो, कुछ ऐसे ही है ना। तो वही है। तो मैं मानती हूँ सोवरेन और एम्बेसडर्स होते हैं वो हमारे यहाँ की दामाद और बहुएँ हैं, उनको वैसे ट्रीटमेंट किया जाता है ना, अच्छा वाला, है ना। चलो कन्वेक्ट ये सब जोड़ था।
दामाद नहीं है, वो जस्ट दे आर प्रिविलेज जस्ट बिकॉज दे आर फ्रॉम अनदर कंट्री। और हमारे यहाँ कहते हैं, हमारे देश की कहते हैं ना सभ्यता है कि अतिथि देवो भव, कि जो हमारे यहाँ जो अतिथि है, वो जो भी हमारे बाहर से आए हैं, वो हमारे लिए एक तरीके के मेहमान है, और हमारे लिए वो देवताओं के समान है ना। तो अ कन्विक्ट कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट व्हाइल ही इज़ अंडरगोइंग इम्प्रिजमेंट। कहते हैं कि इसमें क्या कह रहा है, कन्विक्ट्स कौन होते हैं, जो जेल में रह रहे हैं। अब जो ऑब्वियस सी बात है, जो जेल में रह रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगा, है ना। जेल में रहने वाला व्यक्ति कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वो तो कर ही नहीं सकता। वो तो खुद ही इतना ही कांड करके आया, तब तो गया ही अंदर, है ना। चलिए, इंस्टॉलमेंट। अब आ रहे हैं हम अपने, मेरा ये फेवरेट है इंस्टॉलमेंट, पता नहीं क्यों मुझे इंस्टॉलमेंट्स पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक इंस्टॉलमेंट का हिंदी मतलब होता है दिवालिया। अच्छा, एक चीज़ है, आई वांट टू टेल यू ऑल, कि जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, मैंने अपनी हिंदी पे फिर से आई एम वर्किंग ऑन इट, कि हर चीज़ का मुझे हिंदी मीनिंग भी आना चाहिए। सो जस्ट कंटिन्यूसली हिंदी इज़ इम्प्रूविंग। चलिए, इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है दिवालिया। और दिवालिया मतलब ये नहीं कि दीवार से कुछ हो रहा है, नो नो नो। दिवालिया इज़ लाइक अ पर्सन जो कि इंसॉल्वेंट है ना, जो कि दिवालिया है, जिसके पास कॉमर्स की भाषा में कहा जाए, जिसके पास लायबिलिटीज़ ज़्यादा है और एसेट्स कम है। ठीक है, जिसके पास लायबिलिटीज़ पे ऑफ करने के लिए ज़्यादा है और एसेट्स उसकी कम है। ओके, एन इंसॉल्वेंट पर्सन इज़ वन हु इज़ अनेबल टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज़। और इंसॉल्वेंट पर्सन कौन होता है, इंसॉल्वेंट पर्सन वो है जो कि अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करने के लिए उतना लायबल नहीं है। मैंने आपको फिर से वही पहले वाली बात है कि लायबिलिटीज़ जो हैं वो क्या है, वो हैं ज़्यादा और एसेट्स से कम। पे ऑफ नहीं कर पा रहा इंसान, कितने सारे भाग गए बाहर, क्या नाम, नीरव मोदी और वो विजय माल्या जी, सब इंसॉल्वेंट ही थे, भाग गए कंट्री से, है ना। दिवालिया घोषित हो गया, इतनी प्रॉपर्टीज़ पड़ी हैं, प्रॉपर्टीज़ तो पड़ी हुई हैं, लेकिन क्या है, उनको कोई ख़रीदने वाला है। कहते हैं ना, घर में ज़्यादा पैसा नहीं लाना चाहिए। मैंने सुना है ऐसा, सुनी बातें हैं कि विजय माल्या जी के पास इतना बड़ा घर है कि उसको शायद कोई ख़रीदने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी वर्थ इतनी ज़्यादा है। तो इतना घर में पैसा लगा दिया है, कहाँ जाएगा पैसा, कहाँ, कौन ले रहा, कोई जो, आई थिंक अ प्रूडेंट पर्सन विल नॉट इनकर दैट मच मनी, बिकॉज उसको पता है कि घर में क्या फिक्स्ड है ना। तो वो चीज़ है, तो उतना बड़ा घर कौन खरीदे, समझ रहे हो आप। तो वो चीज़ है, एंड देयरफॉर हैज़ अप्लाइड फॉर बीइंग एडजस्ट इंसॉल्वेंट और सच प्रोसीडिंग्स हैव बीन इनिशिएटेड बाय एनी ऑफ हिज क्रेडिटर्स। एन इंसॉल्वेंट पर्सन कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू हिज प्रॉपर्टी। फिर वही बात है, दिवालिया घोषित हो चुका है, अब वो अपनी प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज उसको हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया है कि आप दिवालिया हो चुके हो, अब आप पर कुछ नहीं हो सकता, अब आप बस बैठो, है ना। अगर कुछ होगा भी तो इंसॉल्वेंट जो जिनका दिवालिया घोषित हो जाता है, उनके लिए फिर उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनके लिए वो काम कर रहे होते हैं, फिर दे विल डू, है ना, दे विल डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू। बट दैट पर्सन जो जिसका घोषित हो चुका है, जैसे नीरव मोदी या विजय माल्या जी हैं, उनका अब कुछ नहीं हो सकता। दे कैन नॉट मेक एनी कॉन्ट्रैक्ट इन आर कंट्री, हमारे देश में, भारत सरकार, भारत देश में, है ना। कंपनी और स्टैचुटरी बॉडीज़ क्या है, कंपनी और स्टैचुटरी बॉडीज़, चलो पढ़ते हैं। कंपनी तो हम सभी जानते हैं, कंपनी से ही कहते हैं कॉमर्स का अराइज हुआ है, मेरा मानना है। ये मेरा अपनी टिप्पणी है कि कॉमर्स का जो अराइज हुआ है वो कंपनी से ही है। आई थिंक कॉमर्स अगर है, कॉमर्स सब्जेक्ट है, कॉमर्स हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें कंपनी का जो है ना वो बहुत बड़ा रोल है। कंपनी है तो कॉमर्स है, कंपनी नहीं है तो कॉमर्स है ही नहीं, ठीक है। तो आई थिंक कॉमर्स चली जाए क्योंकि कंपनीज़ हैं, मेरा ऐसा मानना है। चलिए, अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू by a corporate body or statutory body will be valid only to the extent it is within its memorandum of association and is entered into with authorized person। oh देखो, इसमें कुछ नहीं, बहुत ही आसान सा है। कह रहे हैं कि कंपनी, अच्छा एक बात बताइए, कंपनी लिविंग है या नॉन लिविंग है। आप पूछें कैसी बातें कर रही हो आप, ऑब्वियस सी बात है नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग है, पर जो उसमें काम करते हैं वो तो अच्छी तरह से जिंदा है, वो तो लिविंग है ना। देखिए, कंपनी जो है वो एक नॉन लिविंग है, काम कर रहे हैं वो लिविंग है।
तो इसमें ही कहा गया है कि देखिए अच्छा, और एक कंपनी में जो होते हैं MOA और AOA होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो ये क्या होते हैं, ये चार्टर डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी होते हैं, और इनको बनाने वाले तो लिविंग बींग्स है ना, बनाने वाले तो इंसान हैं, उनके पास तो दिमाग है पूरा पूरा। तो ये कहा गया है कि जितना एक कंपनी के MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है, यहाँ पे पर्टिकुलरली मेंशन किया गया है MOA का, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, तो जितना उसमें मेंशन है एक कंपनी उतने ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, अदरवाइज़ नहीं। एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको थोड़ा थ्योरी और बता देती हूँ कि अगर आपने MOA से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो अल्ट्रा वायर्स हो जाता है, दैट मीन्स वो वॉइड हो जाता है। एक मैं आपको बताती हूँ, एक कंपनी ना, जब कंपनी बनती है ना, तो उसमें एक गोला सा खींच दिया जाता है, सर्किल बन जाता है कि ये सर्किल में ही आपको घूमना है। अगर आप उस सर्किल की लाइन से बाहर हैं, जैसे फिर भाई बाद में बताऊंगी आपको कि लक्ष्मण जी ने सीता जी के लिए एक लाइन खींच दी है ना, एक लाइन ड्रॉ कर दी कुटिया के बाहर, और कहा कि मैं भैया को देख के आ रहा हूँ, तो आप इस लाइन को क्रॉस मत कीजिएगा, है ना। लेकिन सीता जी जो कि बहुत ही दयालु थी, और उन्होंने लाइन क्रॉस कर दी और रावण उनका हरण करके ले गया। वो सेम वही चीज़ है कि जैसे ही कंपनी के वो MOA जो क्रॉस किया, MOA वाला गोला, वैसे ही हरण हो गया, या वैसे ही आपका काम खराब हो गया, और जो पूरा आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो अल्ट्रा वायरस हो गया, और वो एप्लीकेबल नहीं होगा, वो मान्य नहीं होगा। तो आप कॉन्ट्रैक्ट करिए, कंपनीज का अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, बट आप अपने MOA और AOA को देखिए। MOA में जो अपने डायरेक्टर्स ने बनाया है, आप उसको देखिए, आप उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, अदरवाइज नहीं। अब बात करते हैं ड्रंकन और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन की। भाई, ड्रंकन और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन कैन नॉट एंटर इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट व्हाइल सच ड्रंकननेस लास्ट। बड़ा ही आसान सा है ये तो क्या, कि जब भी कोई व्यक्ति नशे की हालत में है और दारू पी रखी है, गांजा लिया हुआ है, सिगरेट, यही सब होते हैं, क्या क्या होता है, दारू, गांजा, सिगरेट, ड्रग्स, है ना, हाँ ड्रग्स। और है, जब भी किसी व्यक्ति ने ये सब लिया हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। वैसे भी नशे की हालत में कोई व्यक्ति, क्या आपको लगता है कि रैशनल डिसीजन ले सकता है? नहीं। आई थिंक मैं हमेशा ही बोलती हूँ, मैं नशे, अगर मेरा कुछ कंट्रोल हो इस चीज़ पर, तो नशे को मैं बिल्कुल बंद करा दूँ, बिकॉज आई थिंक जब व्यक्ति नशे में होता है तो वो नशा ही किया हुआ है उसने वो रैशनल डिसीजन लेने लायक है भी नहीं, क्योंकि वो नशे में है। नशा किसी भी चीज़ का हो सकता है, आजकल तो बहुत बहुत नशे चले हैं, तो ऊपर वाला जानता है खैर सारे नशों के बारे में। लेकिन जो यहाँ पे किताबी ज्ञान जो है वो है कि भाई शराब का नशा, जुए का नशा, दारू का नशा, शराब और दारू देखिए, ड्रग्स एंड ऑल, जो भी व्यक्ति लेता है उनका क्या होता है, उनका कुछ नहीं होता है, वो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक ही नहीं है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक ही नहीं है। तो ड्रंकन पर्सन इज़ नॉट आर नॉट एप्लीकेबल फॉर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, चलो, इंटॉक्सिकेशन भी उसी में आ जाता है। कभी कभी क्या होता है, देखो मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ थोड़ा और, कि अब आप एक क्वेश्चन आता होगा आपके दिमाग में कि एक ऐसा भी तो हो सकता है कि इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है, जिसको इंटॉक्सिकेट किया गया है, मानो किसी को नशे की दवाइयाँ दे दी नहीं हो और उसे करके फिर कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो, और लेटर ऑन जब वो अपना उसका दिमाग सही आया होता, तो उसको फिर वहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा कि देखिए मैंने जो नशा है वो अपने आप से नहीं किया था, ये नशा मुझे कराया गया था या किसी ने मुझे दिया था। तो अगर वो उसने, उस व्यक्ति ने जिसको नशा दिया गया, उसने प्रूफ कर दिया कि नहीं नहीं ये जो नशा है वो कराया गया है, तो वो वहाँ पे उस कॉन्ट्रैक्ट से बच जाएगा। और अगर वो प्रूफ नहीं कर पाया तो फिर वो वही लाइन चलती रहेगी, है ना। तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट उसका ख़राब हो जाएगा। और इंटॉक्सिकेशन की हालत में जब आप नशे में हो तो वैसे भी आप कॉन्ट्रैक्ट ना करें। और नशे की हालत में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये भी बोलना चाहूँगी, यानी वे अपार्ट फ्रॉम दिस, कि नशे की हालत में आप वैसे भी कोई कार्य ना करें, चाहे वो ड्राइविंग हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, या फिर चाहे वो किसी से रस्में वादे हों है ना, कुछ भी हो, नशे की हालत में आप एनी भी कुछ भी ना करें, बिकॉज नशा तो नशा ही है, और नशे कुछ ही दिनों में, कुछ ही पलों में उतर जाते हैं, है ना। तो नशा यदि नशा है तो वो आप ना करें।
आप सही से अपने मानसिक स्थिति को सही कर ही कोई भी विचार करें, कोई भी डिसीजंस लें, तो वही इस समाज के लिए, अच्छे समाज के लिए तो वही अच्छा है। बाकी फिर हर चीज़ के लिए मैं तो कहती हूँ कि भगवान सबसे बड़ा है ना, सबका मालिक भगवान जी हैं, तो वो जो कराएं सबसे बढ़िया तो वही है। चलिए, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। और मैं आशा करती हूँ कि मैं और भी वीडियोस ऐसे ही लेकर आऊँ और भी ऐसे टॉपिक पढ़ाऊँ। ओके, डू सब्सक्राइब एंड वॉच माई वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। चलिए, बाय बाय।